welcome back to your own channel Dr. Agri Business। JRF की इस सीरीज में या एग्री टॉक विद द एक्सपर्ट की सीरीज में आज हम बात करेंगे JRF इन हॉर्टिकल्चर। मतलब JRF की तैयारी करने, अगर आपको कोई हॉर्टिकल्चर से JRF की तैयारी करना हो तो हमको किस प्रकार से करें, उसके लिए कौन कौन सी स्टैंडर्डाइज बुक पढ़नी पड़ेगी, किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी और कैसे हम टाइम का मैनेजमेंट करें, ये सारे एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं आज के इस एपिसोड में, उनके साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं DP शाह सर, जो प्रेजेंटली बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर में असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे जो है विगत 15 वर्षों से भी ज़्यादा समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और टीचिंग के साथ साथ सर जो रिसर्च और ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज़ में भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम आपका अभिनंदन करते हैं सर। धन्यवाद जी सर। तो सर मैं आपसे इस टॉक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि सर हम एग्री टॉक विद द एक्सपर्ट के माध्यम से हमारे जो BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या एलाइड सेक्टर के जो स्टूडेंट है, उनको हम जो है एक गाइडेंस का देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने कन्फ्यूजन, जहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सके और JRF की तैयारी में उनको मदद मिल सके सर। तो ये एक हमारा छोटा सा एफर्ट है सर। इसी कड़ी में आज हम आपके साथ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है सर। और मैं एक बार फिर से आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और इसको शुरू करते हैं सर। तो सर सबसे पहले तो जैसे आप सारे स्टूडेंट जानते हैं और हम भी सब जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इवन कई बार एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट हॉर्टिकल्चर को माना जाता है। जितना ज़्यादा सब्जेक्ट हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा सब्जेक्ट हम कई बार हॉर्टिकल्चर की सेपरेट डिग्री में पढ़ते हैं, जो BSc हॉर्टिकल्चर होता है। उसमें सेपरेट कॉलेज भी होता है, सेपरेट यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो एग्रीकल्चर की कंपेरिजन में हॉर्टिकल्चर भी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। तो सर स्कोप की तो बात ही छोड़ दें, इसमें कि स्कोप की कोई कमी है और स्टूडेंट का रुझान भी इसमें हमको देखने को मिलता है कि जब भी काउंसिल की बात आती है या JRF में सिलेक्शन होने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर को लेना पसंद करते हैं। इसलिए सर बच्चों का इंटरेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। तो सर इसके अलावा कुछ और बात है हॉर्टिकल्चर में जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, इस पर सर आपका क्या ओपिनियन सर? धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी सर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर का जो GDP में योगदान है उसका लगभग 1/3 योगदान हॉर्टिकल्चर साइड से ही है जी। और ये तो हुआ कि देश में या देश के GDP में क्या योगदान है। बाकी जहाँ तक स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का सवाल है कि हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा है, उसका भी 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हॉर्टिकल्चर का हमारे डेली न्यूट्रिशनल लाइफ में भी बहुत बड़ा योगदान है जी। हम सीरियल्स या पल्सेस खाते हैं तो उससे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन की पूर्ति होती है, लेकिन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बिना हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारे न्यूट्रिशन में मिनरल्स की कमी जी या फैट्स की कमी या विटामिन्स की कमी को पूरा हम लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे भोजन में ना हो। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा और जो टिम्बर या वुड की बात करें तो पेरेनियल फ्रूट क्रॉप्स से वो हमें बहुत हद तक प्राप्त होता है, उसका भी एक बड़ा योगदान है, चाहे हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या और भी जगहों पे। इसलिए इसके इम्पोर्टेंस को हम लोग नकार नहीं सकते। और जब इतना योगदान है, बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जिसको कि हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स के तौर पर भी जानते हैं, तो इसका योगदान इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के में बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका इंडस्ट्रियल वैल्यू भी है हॉर्टिकल्चर का। इन सब कारणों को अगर आप एक साथ सम्मिलित करके देखेंगे
तो आपको लगेगा कि हॉर्टिकल्चर का बहुत सारा योगदान है स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लिए भी और हमारे इंडस्ट्री के लिए भी, हमारे देश में इसके योगदान के तौर पर भी जी। अब हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर में मुख्य तौर पे इसको हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं या पढ़ते भी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तीनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अलग अलग होती है। इसमें वो 3 है, फल, फूल और सब्जियां, और इन तीनों में अलग अलग डिग्रियां भी मिलती है। लेकिन जहाँ तक बच्चों के JRF के तैयारी का सवाल है, तो बच्चों को हॉर्टिकल्चर की तैयारी एक सम्मिलित तौर पे करना पड़ेगा, और वो जनरल एग्रीकल्चर में भी इसके क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आप हॉर्टिकल्चर से तैयारी कर रहे हैं JRF की, तब तो इसमें फल, फूल और सब्जियों पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं और भी चीज़ों पे बताऊंगा, लेकिन हमारा स्पेशलाइजेशन फ्रूट है, हाँ, फलीय पौधे हैं, तो उसमें हम बृहद तौर पे एक डेप्थ में जाकर के हम आपको जानकारी दे सकते हैं कि इसमें कैसी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए और इसका क्या योगदान आपको JRF की तैयारी में मिल सकता है। जी सर। सर मैं उसी पे आ रहा था कि आप जैसे फ्रूट के एक्सपर्ट हैं, और एज ए फ्रूट के एक्सपर्ट सर, आप स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर पोर्शन को, जो सिलेबस का पोर्शन है, उसको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी बुक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे, और उस पर्टिकुलर जो पोर्शन है उसको कैसे कंप्लीट करें, वो उसके लिए क्या प्लानिंग करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, उस पर कुछ आप बताइए सर बच्चों को। जहाँ तक मैं पहले भी बताया कि जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी में भी हॉर्टिकल्चर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आप बहुत डेप्थ में जाके तैयारी नहीं करनी है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में या जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए, और वही जनरल एग्रीकल्चर में कुछ बच्चों से एक्सपेक्ट भी किया जाता है। तो उसके लिए आप एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक है, कुछ पिन पॉइंट्स करके सब्जेक्टिव के तौर पे कुछ जानकारी भी दी गई है, जो बच्चों के लिए सफिशिएंट है जनरल एग्रीकल्चर की तैयारी में। और अगर आप JRF की तैयारी हॉर्टिकल्चर से करते हैं, तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और फल की, इन तीनों की अलग अलग बुक्स से आपको तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा भी एक चौथा भी सब्जेक्ट्स है जो कि हम लोग को तैयारी करना पड़ता है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। बहुत जगह इसकी अलग डिग्री भी है। हम लोग इसको फिर से अगर रिवाइज करके कहना चाहें तो इसकी जो PG लेवल की डिग्री है, फल, फूल, सब्जी के अलावे पोस्ट हार्वेस्ट में भी होता है, जो अपने DA में भी होता है सर। हाँ। तो इन चारों पे हम लोग को कुछ बुक्स है जो मैं बच्चों को बताना जरूरी समझता हूँ, और वो बुक्स होगा पोस्ट हार्वेस्ट से। पोस्ट हार्वेस्ट में वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स करके संजीव कुमार का बुक्स है। वो बच्चों के लिए सफिशिएंट है उतनी जानकारी रखना। फिर दूसरी है फ्रूट साइंस की। तो फ्रूट साइंस में आप एक फ्रूट्स ग्रोइंग इन इंडिया, फ्रूट्स ग्रोइंग इन इंडिया, WS ढिल्लन इसके राइटर हैं, तो इनकी बुक्स पढ़ लेना सफिशिएंट है। अगर ये आपके पास नहीं हो, फिर भी आपका दूसरी एक TK बोस की बुक्स है फ्रूट साइंस से, उससे भी आपका काम चल सकता है। इसके अलावा TK चट्टोपाध्याय की बुक्स है 3 वॉल्यूम में। वॉल्यूम फर्स्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है, वॉल्यूम 2 में फ्रूट साइंस का है, और वॉल्यूम 3 में इसका वेजिटेबल साइंस का है, वेजिटेबल साइंस एंड फ्लोरिकल्चर का है। तो इसके इनमें से किसी भी राइटर का बुक्स आप रख लें। और मेरी ये सोच है बच्चों के लिए सजेशंस के कि आप किसी भी एक राइटर की बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें। मतलब कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन एक राइटर को फॉलो करो, एक राइटर की बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें और उससे आप नोट्स बना लें।
फिर आप दूसरे राइटर को टच करें उसको, उससे आपको ये दूसरे राइटर का जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसमें आप देखिए कि आपने जो पहले पढ़ चुका है उसमें से क्या चीज़ इसमें नया है। केवल उस नए चीज़ों को ही आप उनमें से पढ़ करके अपने नोटबुक में आप नोट करें तो वो इस तरह से आपकी उस पार्टिकुलर क्रॉप पे एक अच्छी जानकारी आपको संकलित हो जाएगी। आगे रिवाइज करके एक सेम टॉपिक को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं हाँ, तो आप इस तरह से डियर स्टूडेंट जो है अपना सकते हैं, तैयारी के जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं कि आप एक राइटर को बुक्स को उठाइए, उसको 2 से 3 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर उसके अलावा जो पोर्शन छूटा है सिलेबस का उसको दूसरे राइटर की बुक से पढ़ लीजिए। सर ये कहना चाहते हैं। सर इसमें एक बच्चों के साथ एक और दुविधा रहती है कि जीआर की तैयारी कितने समय में करनी चाहिए, कितने समय से स्टार्ट कर देनी चाहिए, प्लस कोचिंग करें या ना करें या केवल सीनियर की हेल्प से या टीचर्स की हेल्प से ही काम हो जाएगा। तो सर इसमें क्या, क्योंकि आजकल सर वो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी कोचिंग बिजनेस चल रहा है सर, तो इसमें आप क्या बोलेंगे सर? ये बच्चों के लिए हमारा सजेशंस ये होना चाहिए कि बच्चे जब कृषि में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में या कहें शुरू के 2 सेमेस्टर में वो फंडामेंटल कोर्सेज पढ़ते हैं। ये फंडामेंटल कोर्सेज को अच्छी तरह से वो पढ़ लें पहले 2 सेमेस्टर में या प्रथम वर्ष में। उसके बाद वो अपना देखें कि किसमें उनका झुकाव ज़्यादा बन रहा है, जिधर उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो उसको वो धीरे धीरे मन में एक जगह बनाते हुए कि इस सब्जेक्ट्स के हो सकता है उस समय आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 सब्जेक्ट्स का आप चयन कर पाएँ कि ये तीनों सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने में अच्छा लगता है और आगे जेआरएफ की तैयारी में हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाएं, थर्ड ईयर में जाएं तो इन 2 साल में पढ़ाई तो आपको हर वर्ष की पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। ये 2-3 सब्जेक्ट्स में से आप जब थर्ड ईयर पूरा कर लें तो उसमें से आप और पढ़ाई को देखते हुए आप किसी एक सब्जेक्ट पे अपने आप को कंसंट्रेट कर लें। मतलब सेकेंड ईयर के लास्ट तक आपको एक सब्जेक्ट फाइनल डिसाइड कर लेना है कि इसमें उनको तैयारी करनी है। तो फोर्थ ईयर में आपका राबे और ईएलपी का कोर्सेज होता है जिसमें कि बच्चों को फील्ड में, गांव में या अपनी खेतों में जाना होता है। इसके अलावा उसके पास समय, जब वो लौट करके आता है अपने हॉस्टल में या अपनी जगह पे तो उसके पास समय होता है, उसमें उसको कोर्सेज नहीं पढ़ना पड़ता है कि हमें इस सेमेस्टर में एग्जाम भी देना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं, बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता है। तो उसमें वो अपना जो भी सब्जेक्ट वो चयन किए हैं अपने जेआरएफ के लिए उसमें वो अपने आप को डेप्थ में जा कर के जो हम लोगों ने बुक्स की चर्चा की उस सबको बुक्स के अध्ययन पे ज़्यादा ध्यान देना है। साथ में ये भी देखना है कि जो जानकारी आपको 2-3 बुक्स से पढ़ कर के भी हो सकता है फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरीज रह गई हो, उसका निदान आप आंसर नहीं पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसा आपको मिल रहा है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जिसका हाँ डाउट्स है, तो आप निश्चित रूप से जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर से, शिक्षक से संपर्क करके उसका आप निदान कम से कम समय में बेहतर निदान आप उसका पा सकते हैं। इसलिए बुक्स की स्टडी के अलावा आप उस सब्जेक्ट्स के टीचर से भी अपने कांटेक्ट बनाए रखें जो कि आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आपके डाउट्स को भी समय समय पर क्लियर करते रहेंगे। इससे आपकी कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी करने से बच्चों को नोट्स मेकिंग, खुद की नोट्स बनाने में कितना ध्यान देना चाहिए या कहें कि नोट्स मेकिंग का जेआरएफ की सक्सेस में कितना रोल है? क्योंकि हम जनरली देखते हैं सर कि बच्चे किताब पे किताब पढ़ते जाते हैं लेकिन अपने नोट्स नहीं बनाते हैं और दूसरे नोट्स प्रेफर करते हैं, मतलब दूसरे स्कूल के नोट्स वो चाहता है कि कोई टॉपर रहा उसके नोट्स उनको मिल जाए तो उसमें से सक्सेस हो जाए। ये कहाँ तक सच है कि दूसरे नोट्स से टॉप कर सकते हैं, सक्सेस पाया जा सकता है? इस पर आपने क्या विचार है सर? बहुत अच्छा सवाल है सर। और जहाँ तक तैयारी की बात है मेरा ये सोचना है कि बच्चे किताब से कांटेक्ट जरूर करें लेकिन नोट्स वो अपनी राइटिंग में बनाएं, अपना नोटबुक बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी ये होता है चाहे हम प्रिंटेड मैटर ही क्यों ना पढ़ रहे हो,
कभी कभी ये होता है प्रिंटेड मैटर की अपेक्षा जो हमारा नोट्स अपने राइटिंग में बना हुआ है उसका लाइन सेंटेंस के शुरू का 2-4 वर्ड पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि आगे मैंने क्या लिखा है। तो ये उसका एक कहीं उससे एक अपनत्व हो जाता है और कम से कम तैयारी में और उसको कोई झिझक नहीं होती है, दिमाग पे कोई टेंशन नहीं होता है। एक तो ये चीज़ है कि वो पढ़ने में उसको मेंटली वो फ्री महसूस। ये चीज़ है कि जब आप अपना नोट्स बनाएं तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी का जो लेवल है या डेप्थ है वो अलग है और हर एक स्टूडेंट्स का ये लेवल अलग अलग होता है। तो जो स्टूडेंट्स जिस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि अगर आम के बारे में हम नोट्स पढ़ा रहे हैं बना रहे हैं तो ये सबको शुरू से ही BSc में एडमिशन के बाद बच्चे पढ़ रहे हैं ये एनाकार्डियेसी फैमिली का है, तो उसमें फिर मैं एनाकार्डियेसी फैमिली है ये लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो जो चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ चुका है उसको फिर से उस नोट्स पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिसकी जानकारी आप सही मायने में रखना चाहते हैं उस चीज़ को ही आप उस नोट्स में लिखें। पूरा लिखने से एक तो समय की बर्बादी है, फिर आपको पढ़ने में फिर उतना ही समय लगेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास काम करना चाहिए कि ये चीज़ से आप पूरी तरह से वाकिफ है, कभी भी हम इसको भूल नहीं सकते, तो उसको नोट्स करने की क्या जरूरत जी। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि नोट्स जो है वो अपने खुद का ही होना चाहिए, टॉपर का नोट्स भी आप नहीं सकते क्योंकि वो अपनी भाषा में बनाया हुआ है, अपनी सोच में नोट्स बनाया हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो उनको नहीं पता उसी को उसने लिखा है, तो वो तो आपको नहीं पता है, तो इसलिए आप अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या नोट्स में लिखा है और क्या छोड़ दिया है जो आपको पता ऑलरेडी। तो ये एक जो है बहुत बड़ी बात बताई सर ने। और इसमें से एक चीज़ और है, जैसे कि अगर मान लीजिए JRF में बच्चों का एडमिशन हो जाता है, डेट लग जाता है, तो ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण या टॉप के 5 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ से MSc इन हॉर्टिकल्चर करना चाहिए या हर बच्चे का सपना होता है कि जिसे हम टॉप लेवल के उससे करें, तो हमारे जो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है सर? निश्चित रूप से बच्चे जब PG की पढ़ाई करेंगे जी, तो उनके मन में 2 सवाल होता है कि वो टीचिंग में भी जा सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन खुला हुआ रहता है, वो रिसर्च में यानी साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो उनका प्रयास होना चाहिए कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाएँ जहाँ से कि उस सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से सुविधा हो, वहाँ पे पढ़ाई होती हो, ताकि वो अच्छी तरह जानकारी वहाँ से ले पाएँ, ताकि उनका आगे का रास्ता जो है चाहे साइंटिस्ट बनने का या टीचर बनने का वो ज़्यादा आसानी से पूरा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी के साथ वो पूरा कर सकें, ये होना चाहिए। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर की पढ़ाई के लिए PG में खास करके PG और PhD के लिए IIHR बेंगलोर में भी इसका पढ़ाई होता है। आपका IIRI न्यू दिल्ली में वहाँ भी इसकी पढ़ाई होती है। हॉर्टिकल्चर के मामले में खास करके फ्रूट साइंस के मामले में वहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है यूनिवर्सिटी और उसका योगदान भी बहुत है, चाहे वो पूना का एग्रीकल्चर कॉलेज हो, वो भी MP के भी रावली के भी अंदर आता है। फलीय पौधों में चाहे गुआवा की बात करें, सपोटा की बात करें, ग्रेप्स की बात करें, और भी फिग की बात करें, पोमेग्रेनेट की बात करें, बेर की बात करें, तो इन सब चीज़ों पे उस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा उनका गार्डन है, बहुत अच्छा व्यवस्था है उनका कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फलीय पौधों के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी वहाँ पर वो पा सकते हैं। ये 2-3 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर झुकाव हॉर्टिकल्चर की तरफ है तो प्रयास करें कि उनका रैंक अच्छा आए और वहाँ पर ये एडमिशन अगर पा लें, ये इनकी मन की इच्छा और अच्छे से पूरी हो सकती है। मैं सर यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब हम हॉर्टिकल्चर से MSc करें या हायर एजुकेशन लेने की कोशिश करें तो देखिए एक तो सबका सपना होता है, एग्रीकल्चर में जो पढ़ता है सपना होता है कि वो IIRI न्यू दिल्ली में जाके पढ़ाई करें, वो तो एक तरह से यहाँ का जो है स्वर्ग है, ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन
आप जब हॉर्टिकल्चर से पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए या फ्रूट्स के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड है। सर ने बोला IIHR बंगलोर है, MK राहुल में वहाँ पे भी, तो वहाँ पे एक ऐसा माहौल है जो सिर्फ हॉर्टिकल्चर के लिए ही एक इकोसिस्टम बना के तैयार है। वहाँ स्टूडेंट जाएगा तो क्लास में सीखेगा, साथ में जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का माहौल है, उसमें वो ज़्यादा सीखता है। यही फर्क होता है एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में और एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में। तो सर का कहने का मतलब वही है कि अगर आप हॉर्टिकल्चर की तैयारी करें तो बढ़िया से पढ़ाई करें और बढ़िया से रैंक लाइए और बढ़िया से इंस्टीट्यूट में जाके बढ़िया से सीखे, ताकि आपका करियर और ज़िंदगी जो है दोनों बेहतर हो सके। सर इसमें अभी हम सर वीडियो के लास्ट में हैं। सर आखिर में हम आपसे कोई स्पेशल टिप्स या हमारे बच्चों के कोई सलाह ऐसी जो आप उनको देना चाहें अपने अनुभव से, तो वो आप हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट पे हम लोग आए हैं, जो कि सही मायने में बच्चों को कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, उस पर हम लोग अपने अनुभव से भी उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और ये बताने की कोशिश करेंगे कि बच्चे जो भी अपना नोट्स बनाएं वो तो उससे वो पढ़ें ही। दूसरी बात, जब किसी एग्जामिनेशन की तैयारी वो करने जा रहा है कि अब वो 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है या 6 महीने बाद है, उससे उस एग्जामिनेशन की वो तैयारी कर रहा है, तो एक एक टॉपिक, एक एक क्रॉप को जब वो पढ़ें तो उसको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी जरूरी होता है। जिस चीज़ को आप भूल सकते हैं या भूल रहे हैं बार बार, उसको अगर आप कई बार लिख करके प्रयास करेंगे तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेगा, हमारे पेपर में चला जाता है, ऐसे बोला जाता है जी। तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही चीज़ को वो लगातार 3 बार लिख लें। मेरा ये कहना है कि अगर कोई एक क्रॉप पढ़ रहा है तो उसको पढ़ते हुए अपने नोट्स से ही पढ़ रहा है, तो पढ़ते हुए वो देखे इसमें से कौन चीज़ है जो कि हम पहले से जान रहे हैं और क्या चीज़ है जो कि हम लगता है कि पढ़ते पढ़ते कि इसको पे ध्यान देने की ज़रूरत है या इसको मैं भूल भी सकता हूँ, तो उसको आप फिर से एक अलग से कागज पे नोट्स बना लें। कहें तो उस बड़े नोट्स का एक शॉर्ट नोट्स जो हम भूलते हैं, बराबर भूल रहे हैं या भूल भी जा सकते हैं, उसको हम फिर से एक शॉर्ट नोट्स में उसको अलग अलग पेज पर हम लोग उसको लिखते चले जाएं। जी, जो टफ है जो है उसको आप थोड़ा एक बार लिख, 2 बार लिख लीजिए, तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका, तो वो आपका एक क्लियर भी होता जाएगा। ठीक है, तो वो एक अच्छा तरीका है बच्चों कि आप इस तरह से में जो है अपना नोट्स बना के और उस नोट्स को भी एक बार शॉर्ट नोट्स बना के भी तैयारी करिए। ये मेरा कहना है कि जब आप एक बार पढ़ाई कर रहे हैं तो एक नोट्स बना लें एग्जामिनेशन के टाइम को देखते हुए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे आप अपने सब्जेक्ट्स की दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार रिवीजन कर रहे हैं। तो जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हैं और उसका नोट्स अगर आप बनाते जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि लास्ट बार के रिवीजन के बाद वो नोट्स जो है बिल्कुल 2-4 लाइन में बन गया, जो कि मैं बराबर बोलता हूँ। वो 2-4 लाइन करके अगर आप उसको जमा करके इन होल अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये मात्र 7-8-10 पेज का नोट्स है, जो कि बस एग्जाम के रात में हमको फिर से देखने की जरूरत है और सुबह एग्जाम देने के लिए चले जाएंगे। इस तरह से कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और पूरा आप कॉन्फिडेंस से फुल रहेंगे। दूसरे दिन जब आप एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ भूला नहीं, सब कुछ हमारे दिमाग में मेमोरी में है। तो आप देख रहे हैं सर ने आपको कितने अच्छे से बताया है, और यहाँ पे मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूँगा आपके लिए जो सर ने बताया उनके अलावा। एक तो जब आप अपना कोई क्रॉप पढ़ रहे हैं और या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फ्रूट के केस में हम ले लेते हैं कि भाई एक क्रॉप आप पढ़ रहे हो तो क्रॉप को पढ़ लीजिए अच्छे से, नोट्स बना लिए। अब आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है। वहाँ पे जाके उसे कुछ क्वेश्चन सोल्व करना उस पर्टिकुलर टॉपिक के या पर्टिकुलर क्रॉप के, तो उससे रिलेटेड आपने नोट्स बनाया, आपने बुक्स पढ़ी और फिर आप क्वेश्चन भी देखे, तो वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको उसको दोबारा पढ़ने की हल्का सा जरूरत पड़ेगा एग्जाम से जस्ट पहले, बाकी उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक हो गया। दूसरा, जो कि लास्ट ईयर के पेपर्स, लास्ट ईयर के 5 साल के पेपर एटलीस्ट आप 5 बार उसको पढ़िए। 5 बार ऐसे पढ़िए कि आपको उसमें एनालाइज करना पड़ेगा
कि कैसे आप क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं और किस तरह का पैटर्न आ रहा है। क्योंकि इस बार मान लीजिए मैंगो में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया, तो अगली बार हो सकता है उससे कोई वैरायटी पूछ ले, या देखें कि 5 साल के साइंटिफिक नाम ही उससे पूछा जा रहा है, तो वो आपको एक आइडिया होगा। तो जब आप एग्जामिनर का जो माइंड सेट है उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो ये एक मेरी तरफ से एक प्रो टिप कह सकते हो आप। और इस प्रकार से जो है आप हॉर्टिकल्चर में जेआरएफ की तैयारी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तैयारी करके और हायर एजुकेशन ले सकते हैं। और जेआरपी तैयारी करके या उसको क्वालिफाई करने से आपको कितना फायदा होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री करते हैं, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, साथ में आपको फेलोशिप मिलता है, यानी कि कुछ पैसा भी आपको उससे मिलता है, जो मुझे लगता है 12,000 रुपये पर मंथ के साथ। तो ये कहीं कहीं एक फाइनेंशियल बर्डन भी आपको जो है कम हो जाता है परिवार के ऊपर से। तो इस चीज़ों को अपना मोटिवेशन बनाइए, अपने टीचर से, अपने सीनियर से मदद लीजिए और इसको आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, अगले वीडियो में फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर हम आपको फ्यूचर में आपकी सेवा लेते रहेंगे सर। थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो है इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।